हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। हमने स्टार्ट किया था सीटेट जुलाई 2023 के लिए सीडीपी का कंप्लीट कोर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जाना था। हमने जाना था कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो विकास होता है वो कौन कौन से स्टेजेस में किस तरह से होता है एक ह्यूमन चाइल्ड के अंदर। तो स्टेजेस के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट को ही रिवाइज करेंगे, जानेंगे नेचर ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो जीवन भर होता रहता है। लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है जो बॉडी से रिलेटेड होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक का क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो लचीला होता है। लचीला यानी कि हम डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? आप लर्निंग से कुछ भी सीख कर, कोई स्किल सीख कर आप क्या कर सकते हो? अपने डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डेवलपमेंट एक रिजिड प्रोसेस नहीं है जो सेम रहेगा। डेवलपमेंट को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है। हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में भी बात की थी कि डेवलपमेंट एक स्पाइरल प्रोसेस है, एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। डेवलपमेंट सीधा नहीं होता, स्पाइरल होता है। यानी कि जब आप कोई चीज सीखते हो नई नई, तो कुछ दिन आप उसी स्टेप पर रहकर उसकी प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हो और नई चीजों को सीखते हो। तो डेवलपमेंट एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, स्पाइरल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि जो विकास होता है वो कौन कौन सी स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है प्री नेटल स्टेज, जो जन्म से पूर्व अवस्था होती है, जिसे हम गर्भावस्था भी कहते हैं, कंसेप्शन पीरियड भी कहते हैं। 40 हफ्ते या 9 महीने की टाइम ड्यूरेशन होती है प्री नेटल स्टेज की। सेकंड है इन्फेंसी, जिसे क्या कहते हैं? शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 साल तक। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक। फिर है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल तक। 12 साल के बाद शुरुआत होती है एडोलेसेंस की यानी कि किशोर अवस्था की, 13 से 19 साल तक। और अगर एडोलेसेंस के टाइम पीरियड की बात करें अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एडोलेसेंस का टाइम पीरियड कितना होता है पूरी दुनिया में? 10 से लेकर 19 साल तक, 10 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेज है एडल्टहुड यानी कि युवावस्था, 20 साल के बाद। और उसके बाद ओल्ड एज आती है और फिर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी स्टेजेस से एक ह्यूमन डेवलपमेंट होकर गुजरता है। सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, फिर वो इन्फेंसी में आता है, फिर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड और उसके बाद ओल्ड एज में। तो इस तरह से होता है एक ह्यूमन का डेवलपमेंट। अब हमारे लिए यहाँ पर सभी स्टेजेस के बारे में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? स्कूल के बच्चों से डील करना है। और स्कूल के बच्चों से डील करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ये 4 स्टेजेस के बारे में जानना जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम इन 4 स्टेजेस के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की, इन्फेंसी की। जन्म के बाद ये पहली स्टेज होती है जिसे हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 2 साल तक हम इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं। तो इस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि एक बच्चे में रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बहुत तेज गति से यहाँ पर हम बच्चे में वृद्धि और विकास होते हुए देखते हैं कि 2 साल के अंदर एक बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ था, जो सिर्फ लेटा रहता था, वो बैठना सीख जाता है, धीरे धीरे खड़े होकर चलना शुरू कर देता है। तो 2 साल में जो वृद्धि और विकास होता है एक बच्चे के अंदर, वो काफी तेजी से होता है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और इस स्टेज में बच्चा दूसरों पर डिपेंड रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। ना ही बच्चा खुद से खा सकता है, ना ही बच्चा खुद से कहीं भी जा सकता है।
तो हर चीज के लिए, अपने हर काम के लिए वो दूसरों पर, अपने पेरेंट्स पर, अपनी फैमिली पर डिपेंड रहता है। यहाँ पर इस स्टेज में हम बच्चे के अंदर क्या देखते हैं? सेल्फ असर्शन देखते हैं, आत्मगौरव देखते हैं। बच्चा सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। यहाँ पर बच्चे का बिहेवियर अनसोशल और सेल्फिश होता है। बच्चा सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता और उसका अनसोशल बिहेवियर होता है, इतना घुलता मिलता नहीं है। अपने टॉय शेयर करना बच्चे को किसी के साथ पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर अनसोशल है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स किसी और बच्चे से प्यार करने लग जाते हैं तो उस बच्चे को बुरा लगता है, वो बच्चा गुस्सा करता है, क्योंकि बच्चा अपनी कोई भी चीज किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो अभी दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के बारे में नहीं समझ सकता, क्योंकि अभी उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसका असामाजिक व्यवहार रहता है। तो यहाँ पर बच्चे को लगता है कि जो चीज मुझे पसंद है वही सभी को भी पसंद होगी। स्वार्थी बिहेवियर, सेल्फिश बिहेवियर यहाँ पे हम देखते हैं एक चाइल्ड के अंदर। इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बच्चे को नहीं पता कि कहाँ रोना है, कब रोना है, कैसे रोना है। उसे तो जब भूख लगती है वो रोना शुरू कर देता है। तो इमोशनली अनस्टेबल होता है बच्चा इन्फेंसी पीरियड में, इन्फेंसी स्टेज में। लेकिन इन्फेंसी स्टेज में हम चाइल्ड के अंदर क्या देखते हैं? क्यूरियोसिटी देखते हैं, जिज्ञासा देखते हैं। इस दुनिया में अभी अभी इस बच्चे का जन्म हुआ है और वो इस दुनिया के बारे में, सारी चीजों के बारे में जानना चाहता है कि क्या है, कैसे है। बच्चों के मन में बहुत से सवाल होते हैं और वो सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर। लेकिन इमैच्योर इंटेलेक्ट होता है, बुद्धि का विकास इतना नहीं होता, मानसिक अपरिपक्वता होती है। इमैच्योर इंटेलेक्ट का क्या मतलब है? कि बच्चे यहाँ पर लॉजिक नहीं कर सकते, रीजनिंग नहीं कर सकते, ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते, तर्क वितर्क नहीं कर सकते। बच्चे का अभी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता। और हम देखते हैं रोट मेमोरी, यानी कि बच्चे रटने लगते हैं चीजों को। जैसे कि आज बच्चे ने अपने पापा के मुंह से कोई वर्ड सुना है तो वो उस वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। तो इसी तरह इस स्टेज में हम क्या देखते हैं कि बच्चे बातों को, चीजों को रटने लगते हैं और बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं। उन्हें उस चीज का मतलब नहीं पता होता, वर्ड का मतलब नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ वो वर्ड बोलने से मतलब है। रोट मेमोरी होती है। क्रिएटिविटी हम देखते हैं बच्चों के अंदर, रचनात्मकता होती है। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। आपने देखा होगा बच्चे के पास कोई टॉय लेकर जाओ तो वो उस टॉय को बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करके दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ नया, कुछ अलग ही करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि ये बच्चे की क्रिएटिविटी है, बच्चे का क्रिएटिव माइंड है। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी बच्चे के लिए अगर कोई गिफ्ट लेकर जाओगे तो टॉय ही लेकर जाओगे। बच्चे इस स्टेज में टॉय से खेलते हैं। तो इन्फेंसी को हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। भाषा विकास पूरी तरीके से नहीं होता, लेकिन भाषा विकास की शुरुआत यहीं से हो जाती है। बच्चा अपने आसपास, अपने फैमिली में सारी चीजों को सुनता है और सुन के उस भाषा को बोलने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले बच्चा जो भाषा बोलता है वो उसके घर की भाषा ही होती है, उसकी मातृभाषा ही होती है, जो उस बच्चे के घर में बोली जाती है। तो इस स्टेज में हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे भाषा को सीखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की है इन्फेंसी स्टेज के बारे में। हमने जाना है कि जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं 0 से 2 साल तक, यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से विकास होता है। उन बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता, इंटेलेक्ट इमैच्योर होता है, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी तेज गति से होता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, रोट मेमोरी बच्चे करते हैं और भाषा विकास भी होने लगता है। तो ये सारी चीजों की बात हमने की है इन्फेंसी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में। तो ये जो चाइल्डहुड स्टेज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से लेकर 6 साल तक, 2 से 6 साल तक, और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड है 6 से 12 साल तक। तो टोटल हो गया 2 से 12 साल। तो पूरा जो चाइल्डहुड पीरियड होता है वो 2 से 12 साल तक माना जाता है। तो चाइल्डहुड में क्या हम देखते हैं कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होती है। वृद्धि कैसी होती है? धीरे धीरे होती है, लेकिन लगातार होती रहती है। यानी कि एकदम से बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। जैसे हमने इन्फेंसी में देखा था कि जो ग्रोथ होती है वो काफी तेज गति से होती है, रैपिड ग्रोथ देखी थी हमने, लेकिन चाइल्डहुड में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगी। इसके अलावा बच्चे में इंडिपेंडेंस आने लगती है। अब बच्चा
जो पहले अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब वो धीरे धीरे खुद से अपने सभी काम करने लगता है। इस स्टेज में हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात भी करते हैं। इस स्टेज में बच्चे को क्या दी जाती है? टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा खुद से खाना खाना शुरू करता है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को। बच्चा खुद से खाना खाना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस आती है, आत्मनिर्भरता आती है। वो चाइल्ड जो पहले अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब वो खुद से ही अपने काम करने लगता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी आती है बच्चों के अंदर। अब उन्हें पता है कि कब गुस्सा करना है, कब रोना है, सबके सामने रोना नहीं है। तो इस तरह से वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो चाइल्डहुड स्टेज में हम देखते हैं कि किस तरह बच्चे के अंदर संवेगात्मक स्थिरता आने लगती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगती है। बच्चा अपने इमोशंस को भी समझने लगता है और दूसरे के इमोशंस को भी समझने लगता है। और इस स्टेज में सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चा जो पहले सिर्फ घर में रहता था, जिसका अनसोशल बिहेवियर था, अब वो अपने घर से बाहर जाके पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलता है, उनसे दोस्ती करता है। इसके अलावा स्कूल जाना भी शुरू होता है और स्कूल में भी बच्चे का समाजीकरण होता है, समाज में घुलना मिलना सीखता है। बच्चा समाज के तौर तरीके, समाज की वैल्यू, इन सभी चीजों को सीखता है और सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो चाइल्डहुड स्टेज में 2 साल की एज के बाद बच्चे का रियल सोशलाइजेशन शुरू होता है, जहां पर वो अपने घर से बाहर निकलकर सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यू के बारे में जानता है। और हम क्या देखते हैं इस स्टेज में कि फास्ट इंटेलेक्ट डेवलप होता है, मानसिक विकास काफी तेज गति से होता है। इस स्टेज में ही बच्चे रीजनिंग शुरू करते हैं, लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगता है, और वो भी बहुत फास्ट। और इंटरेस्ट का भी डेवलपमेंट होने लगता है, बच्चे के इंटरेस्ट का एरिया भी बढ़ने लगता है, रुचियों का विकास होता है, क्योंकि अब बच्चा घर से बाहर निकल कर जाता है, बहुत सी अलग अलग तरह की चीजों को देखता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, अपने दोस्तों से बातें करता है, दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर करता है, उनकी बातें सुनता है। तो इससे क्या होता है? बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब जो चाइल्डहुड स्टेज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर सबसे तेज गति से हम क्या देखते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा बोलना शुरू करता है। और इस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्री स्कूल एज कहा जाता है, क्योंकि 2 से 6 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो वो प्ले स्कूल्स होते हैं। फॉर्मल स्कूल में बच्चा शुरुआत करता है 6 साल की उम्र से, तो इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है प्री स्कूल एज। अब स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चे की गैंग भी नहीं बनेगी, तो इसलिए इसे प्री गैंग एज भी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चे के दोस्त कम होते हैं, जो पड़ोस के बच्चे होते हैं बच्चा सिर्फ उन्हीं के साथ खेलता है, या फिर अपने सिबलिंग्स के या फिर कजिन्स के साथ। तो इसलिए इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं और प्ले एज भी कहते हैं, क्योंकि स्कूल जाते नहीं हैं और सिर्फ खेलते हैं घर में रहकर या फिर घर से बाहर अपने पड़ोस में जाकर, तो इसलिए स्टेज को प्ले एज भी कहा जाता है। तो प्ले एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, ये सभी अर्ली चाइल्डहुड के फीचर्स हैं। अब अगर बात करें लेटर चाइल्डहुड की, उत्तर बाल्यावस्था की, तो इसे कहा जाता है गैंग एज और स्कूल एज, क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। स्कूल में उनके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, गैंग एज इसलिए कहते हैं हम। और इसे ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। और यहाँ पर बच्चे का लॉजिक भी शुरू हो जाता है, बच्चे लॉजिक लगाना शुरू करते हैं, बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप होता है, लॉजिकल रीजनिंग बच्चा करने लगता है। तो इस तरीके से लेटर चाइल्डहुड में हम क्या देखते हैं? लॉजिक स्टार्ट हो जाता है एक बच्चे के अंदर। तो ये सारी हमने बात की चाइल्डहुड स्टेज के बारे में, जहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग होती है, यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है, बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये सारी बातें हमने की हैं चाइल्डहुड स्टेज में। अब नेक्स्ट बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की, जो है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। तो 11 से लेकर 19 साल की एज तक माना जाता है किशोर अवस्था का टाइम पीरियड, एडोलेसेंस स्टेज। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, परिवर्तन काल कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में एक बच्चे का एक एडल्ट के रूप में ट्रांजिशन हो जाता है। अब यहाँ पर 11 साल से पहले वो क्या था? एक चाइल्ड था। 19 साल के बाद वो क्या बन जाएगा? एक एडल्ट बन जाएगा। तो एक बच्चे से बड़े बनने की जो स्टेज है वो है बीच में एडोलेसेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बच्चे का ट्रांजिशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है एक बच्चे का एक एडल्ट के रूप में।
तो इसीलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। और ये क्या है, पीरियड ऑफ चेंज है। इस स्टेज में हम बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। एक एडोलेसेंट के अंदर हम बहुत से चेंजेस देखते हैं। हम देखते हैं कि किशोरों की बॉडी में चेंजेस हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। इस स्टेज में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किशोरों के लिए। तो यहाँ पर इन्हें बच्चा कहने से अच्छा इन्हें किशोर कहा जाना चाहिए, एडोलेसेंट कहा जाना चाहिए। और स्टैनले हॉल ने क्या कहा है इस स्टेज को, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था। तो तनाव और तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है इस स्टेज को, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल चेंजेस देखते हैं। तो इस सब की वजह से किशोरों के मन में तनाव और तूफान चलता है। तो इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। और ये किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। तो एडोलेसेंस जो टॉपिक है, जो स्टेज है, वो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें किशोरों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि किशोरों की नीड्स अलग होती हैं और हर कोई उनकी नीड्स को समझ नहीं पाता। वो अपनी लाइफ में उस स्टेज के दौरान बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं और उनके साथ उसी तरीके से डील किया जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके, एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन सके। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि किशोरों की नीड्स क्या होती हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं और हम उनके लिए एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कि किशोरों के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उनके शारीरिक विकास में क्या चेंजेस होते हैं। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हम देखते हैं कि इस स्टेज में हाइट एंड वेट बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हड्डियों और मांसपेशियों का भी विकास होता है। तो जो ग्रोथ होती है, यानी कि हाइट एंड वेट में जो चेंजेस होते हैं, जो इंक्रीमेंट होता है, जो बोन्स एंड मसल्स का डेवलपमेंट होता है, इस स्टेज में वो हाईएस्ट होता है। और इस स्टेज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एडोलेसेंस के बाद। तो इसी स्टेज में, इसी अवस्था में हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ देखते हैं। बॉडीली प्रपोर्शन में चेंज होता है, शरीर के अनुपात में परिवर्तन आता है। और हम क्या देखते हैं, आवाज में भी परिवर्तन होता है, चेंज इन वॉइस, आवाज में भी बदलाव हो जाता है। मोटर परफॉर्मेंस में भी डेवलपमेंट देखा जाता है, मोटर परफॉर्मेंस में भी चेंजेस देखे जाते हैं। गत्यात्मक विकास में भी, गत्यात्मक प्रदर्शन में भी बदलाव हम देखते हैं। मोटर परफॉर्मेंस जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग या फिर जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, मोटर एक्टिविटीज कहते हैं। तो उनमें भी चेंजेस होता है। और इसके अलावा जेनाइटल ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होता है। जेनाइटल ऑर्गन्स, जनांग में भी वृद्धि देखी जाती है। तो बॉडी के हर पार्ट में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वृद्धि देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं। प्यूबिक हेयर ग्रोथ देखी जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी के हर पार्ट में चेंजेस हो रहे हैं। बॉडी के हर पार्ट का, बोन्स का, मसल्स का, प्रोपोर्शन का विकास हो रहा है। और लड़कों में नाइट एमिशन और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब इतना ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाता है किशोरों के अंदर 10 से 19 साल की एज में। अब किशोरों की बॉडी में जब इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या ये चेंजेस सही है या उन्हें कोई बीमारी है। कभी कभी तो वो ऐसा भी सोचने लगते हैं। तो इसीलिए इन टॉपिक्स पर खुलकर बात करने की जरूरत है। हमें किशोरों को बताना चाहिए कि उनकी बॉडी में ये सारे जो चेंजेस हैं वो नॉर्मल है और उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो उसकी डिमांड होगी न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड। तो इसके लिए उनके लिए पोषण का ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो किशोरावस्था में पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, साथियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो किशोरों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स जरूरी होते हैं। पेरेंट्स की उन्हें सुनना पसंद नहीं होता, वो अपने फ्रेंड्स की ही सारी बात मानना चाहते हैं। और इसीलिए इस स्टेज में हम क्या देखते हैं कि जो किशोर होते हैं वो अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते। उन्हें इस स्टेज में एक फ्रेंड की जरूरत होती है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। और पेरेंट्स उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उनसे खुलकर बात नहीं करते। तो इसलिए किशोर अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए एक फ्रेंड की तरह। सोशल बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। अब पीयर इन्फ्लुएंस बढ़ता है
इससे उनका सामाजिक व्यवहार भी बदलता है। ग्रुप लॉयल्टी देखी जाती है, समूह के प्रति उनकी निष्ठा होती है कि ग्रुप में जो डिसाइड हो गया, ग्रुप के लोगों ने जो कहा वो करना है, उन्हीं की बातें माननी है। और मीडिया इन्फ्लुएंस भी इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। टीवी में वो जिस तरह की चीज़ें देखते हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड को चुनने के लिए अब उनके अंदर नए मूल्यों का विकास होता है। पहले जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड कैसे बनाते हैं कि अगर वो मेरे साथ टिफिन शेयर करेगा या मुझे अपने टॉयज से खिलाएगा तो ही मैं उसे अपना फ्रेंड बनाऊंगा। लेकिन इस स्टेज में ऐसा नहीं होता। किशोरों के लिए फ्रेंड सिलेक्शन की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब वो उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं जिनसे उनकी वाइब मैच होती है या फिर जिनके साथ उन्हें रहना अच्छा लगता है, जिनके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं। उनके सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड का क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोशल डेवलपमेंट कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर नई सोशल वैल्यूज जुड़ने लगती हैं, फ्रेंड सिलेक्शन की नई वैल्यूज आने लगती हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस तो बढ़ता ही है और ग्रुप के प्रति लॉयल्टी भी आती है। अलग तरह से ही उनका सामाजिक विकास होता है, वो ग्रुप में रहने लगते हैं, नए नए सोशल ग्रुप्स बनाने लगते हैं। तो इस तरीके से होता है किशोरों का सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल के साथ उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। किशोरों के अंदर हाइटेंड इमोशन होते हैं, बढ़ी हुई भावनाएं होती हैं। अब इसका भी एक रीजन है, ऐसा क्यों होता है? उनके मूड में बहुत ज्यादा बदलाव होता है। कभी वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो इस तरीके से मूड स्विंग्स हम बहुत ज्यादा देखते हैं किशोरों के अंदर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर उनकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिनके बारे में उन्हें समझ नहीं आता। और इसीलिए क्या होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हाइटेंड इमोशन होते हैं। कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, कभी बहुत एकदम इमोशनल हो जाएंगे। तो उनका उनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखी जाती है इस स्टेज में। जिस तरह हमने इन्फेंसी में इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखी थी, उसी तरीके से एडोलेसेंस में भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। और इस चीज को हमें समझना चाहिए एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर। इस चीज को समझना चाहिए कि किशोरों का उनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, उनकी किसी भी बात को अपने ईगो पर नहीं लेना चाहिए। तो इमोशंस में, इमोशनल डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसके अलावा जो किशोर होते हैं वो डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में सपने देखते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा या फिर ऐसा होगा। और उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, हीन भावना भी आती है इस स्टेज में। इस तरह से हम देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, हाइटेंड इमोशन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, अपने इमोशंस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। तो किशोरों के अंदर मानसिक परिपक्वता आती है, मानसिक विकास उनका काफी अच्छे से होता है। अटेंशन स्पैन बढ़ने लगता है, यानी कि ध्यान देने की अवधि बढ़ने लगती है उनकी। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चिंतन, जो चीज उनके सामने नहीं है अब वो उन चीजों के बारे में भी सोचने लगते हैं, कल्पना शक्ति उनकी बढ़ने लगती है। डेवलपमेंट ऑफ जर्नलाइजेशन देखा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है और इंटरेस्ट का भी डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर क्या देखते हैं, किशोरों के अंदर कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हम उनकी बुद्धि का विकास देखते हैं कि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी पावर उनकी बढ़ने लगती है, अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है। और जो किशोरावस्था की खासियत है वो है सेक्सुअल डेवलपमेंट, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हर स्टेज में होता है। इन्फेंसी में भी होता है, चाइल्डहुड में भी होता है, लेकिन एडोलेसेंस ही एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम क्या देखते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट देखते हैं। किशोरों के सेक्सुअल ऑर्गन्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो सेक्स के प्रति कॉन्शियसनेस देखी जाती है इस स्टेज में। सेक्सुअल इंटरेस्ट का डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। किशोरों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होता है। इसके अलावा उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन और बॉयज में नाइट एमिशन की शुरुआत होती है और इसकी वजह से वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। तो हम देखते हैं किशोरों के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट।
अब उनसे टीचर्स या पेरेंट्स खुलकर बात करते नहीं हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स से ही बातें करते हैं। अब उनके फ्रेंड्स को भी इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो इससे क्या होता है, उनके बीच में गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहती है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन उन्हें कोई देता ही नहीं है। तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि इस स्टेज में सेक्सुअल इंटरेस्ट इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट है करियर। तो करियर को लेकर भी किशोरों की आवश्यकताएं होती हैं। वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग की उन्हें जरूरत होती है। उन्हें समझना होता है कि करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं और उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो करियर ऑप्शन उन्हें सेलेक्ट करना होता है, स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और उन्हें अपने फ्यूचर प्रोफेशन चूज करना होता है। तो इसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसी स्टेज में वो गलत डिसीजन ले लेंगे तो आगे तक उसको फॉलो करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें इस तरह की गाइडेंस दी जानी चाहिए कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है वो उन्हें समझ आए। तो अभी तक हमने बात की है फिजिकल चेंजेस के बारे में, इमोशनल, सोशल, सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं। अदर चैलेंजेस क्या हैं? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। अब किशोरों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से पोषण विकार होता है, तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, हेल्दी फूड की जरूरत होती है। अब किशोरों में होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं और उनसे इस बारे में कोई खुलकर बात करता नहीं है, और इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, उनमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन देख सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी देख सकते हैं, HIV एड, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनसेफ अबॉर्शन, सेक्सुअल अब्यूज। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए उनसे खुलकर बात की जानी चाहिए, उन्हें गाइडेंस, काउंसलिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। और कई बार किशोर स्ट्रेस, ट्रैफिकिंग, इन सारी चीजों का भी शिकार हो जाते हैं। तो यही वो स्टेज है जहां पर आप एक बच्चे को, एक व्यक्ति को आतंकवादी बनता हुआ भी देख सकते हो और आप उसी व्यक्ति को देशभक्त बनता हुआ भी देख सकते हो, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं, हाइटेंड इमोशन होते हैं, कुछ करने की उनके अंदर भावना होती है। तो वो किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली और हेल्दी डिस्कशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एडोलेसेंस विद स्पेशल नीड होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल एडोलेसेंस होते हैं, उनके साथ और भी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल चाइल्ड से जब कोई खुलकर बात नहीं करता इन सभी टॉपिक्स पर, तो एक जो स्पेशल चाइल्ड है उसे तो इस स्टेज में और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो किशोरों के साथ हमें डील कैसे करना चाहिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगी इस टॉपिक की, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो किशोरों को फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड दिया जाना चाहिए और अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, जो सबसे जरूरी है, ताकि उनके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, वो अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ना लें। इसके लिए उन्हें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज से क्या होगा, उनके एक तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा होगा, फिजिकल फिटनेस पर भी वो ध्यान रख सकेंगे, मॉरल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि जो उनके हाइटेंड इमोशन है वो किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए, ताकि वो समाज को नुकसान ना पहुंचाए। और उन्हें ऐसे काम दिए जाने चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ आए, जिम्मेदारी का एहसास हो। क्योंकि किशोरों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ना ही तो वो बच्चे होते हैं, ना ही वो बड़े होते हैं। उनके पेरेंट्स कभी उन्हें बच्चों की तरह डील करते हैं, कभी उन्हें एक बड़े की तरह डील करते हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता। तो इसीलिए उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क दिए जाने चाहिए, ताकि उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना आए और इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर किसी का विकास अलग तरह से होता है, हर किसी की एबिलिटी, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। अगर आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करेंगे तो उसमें उस बच्चे को बुरा लगेगा। तो कंपेयर नहीं करना है, इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी है, हर व्यक्ति का सम्मान करना है, क्योंकि हर किसी की एबिलिटीज, इंटरेस्ट अलग होते हैं। और किशोरों को एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, जहां पर वो अपनी बातों को खुलकर रख सकें, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। अगर वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, खुद की बातें खुलकर रखने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा। और उन्हें वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, स्किल एजुकेशन दी जानी चाहिए, गोल ओरिएंटेड एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बन सके, अपनी फ्यूचर प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग कर सके। किशोर अवस्था को, एडोलेसेंस को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि ये तो टाइम है अपॉर्चुनिटी का, अवसरों का समय है, जहां पर आप स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान देकर, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देकर एक एडोलेसेंस का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होते हुए देख सकते हैं। और पॉलिसी मेकर्स को भी किशोरावस्था को, किशोरों को ध्यान में रखकर एजुकेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें किशोरों की प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया जाए, उनकी प्रॉब्लम से कैसे डील करना है इस बात का ध्यान दिया जाए। तो हमने क्या देखा एडोलेसेंस में? एडोलेसेंस को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, जहां पर एक बच्चा एक एडल्ट के रूप में बड़ा होता है। यहाँ पर फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। और इसी वजह से किशोर अवस्था को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है, तनाव और तूफान की स्टेज कहा जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो इन चीजों से डील नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और स्ट्रेस में रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? किशोरों को एक डेमोक्रेटिक, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, उन्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ खुलकर बात की जानी चाहिए, उन्हें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। इस तरह हम क्या देखेंगे कि जो किशोरों का विकास होगा वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में होगा, एक डेमोक्रेटिक सिटीजन के रूप में होगा। तो इस वीडियो में हमने बात की है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, हमने इन्फेंसी के बारे में बात की, उसके बाद हमने चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बात की और फिर हमने बात की एडोलेसेंस की, हमने बात की एडोलेसेंस की नीड्स एंड चैलेंजेस की और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो किशोर अवस्था को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसने कहा है? किसने किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।